भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ी बात कह दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान ने भारत प्रायोजित आतंकवाद बंद नहीं किया तो वो तय करे कि वो भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या फिर नहीं। उधर लश्कर के टॉप कमांडर आतंकी आमिर हमजा के वायरल वीडियो ने पाक परस्त आतंक की पोल खोली। आमिर हमजा के एक वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की रात ब्रह्मोस की बरसात ने आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल दिनेश नायक जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फखर यूसुफजई, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर इरशाद अहमद खान पीएमएलएन के नेता है यानी शहबाज शरीफ वाली पार्टी के नेता है, और डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी हैं जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इरशाद साहब आपसे करता हूं। बड़ी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, और बड़ी मुस्कुराहट इसलिए कि चेतावनी मिली है, और बड़ी मुस्कुराहट इसलिए कि आपके यहां का ही एक आतंकी बता रहा है कि क्या हुआ था जब भारत की मार पड़ी थी। बहुत शुक्रिया पांडे जी। देखिए, मैं तो हर वक्त मुस्कुराता रहता हूं। मैंने कल भी आपके एक चैनल पे कहा कि मुस्कुराइए और मुस्कुराहट बांटिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुस्कुरा मैं इस बात पे भी रहा हूं कि आपके एक रिटायर्ड जनरल ने कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान से माफी मांग ले क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकता। किसने कहा भाई? आप लोग तो लेकिन आप वो वाली बात नहीं सुनेंगे। आप ये वाली बात सुनेंगे कि वो आपका एक कोई जनरल अगर कहेगा कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। देखिए, उससे सबक हासिल कीजिए। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि हम मरीज नहीं मर्ज को खत्म करेंगे। मर्ज है हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों को खत्म नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी खत्म करेंगे। आप मरीज हैं इरशाद भाई, आप मरीज हैं, और कोई जनरल ने नहीं कहा, हमारे आर्मी चीफ ने कहा है। आप लोग जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कान में तेल डालकर सुन लीजिए ये ना। देखिए क्या पांडे जी, मुझे सुन लीजिए। नहीं मैं सुन रहा हूं, सवाल कर लीजिए। अरे मैं सुन रहा हूं, मैं आप ही के पास हूं इरशाद भाई। बस बता रहा हूं कि किसी जनरल ने नहीं कहा, हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो वो खुद तय करे कि वो भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या फिर नहीं। ये किसी जनरल ने नहीं कहा, आर्मी चीफ ने कहा है। देखिए, एक रिटायर्ड जनरल ने भी आपके कहा, उसने ये कहा कि हमें पाकिस्तान से माफी मांग लेनी चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए। किसने कहा? नाम लीजिए, नाम लीजिए। अभी सुन लीजिए ना। अरे किसने कहा? नाम लीजिए। जनरल है जो मौजूदा जनरल है, नाम लीजिए। किसने कहा? हिंदुस्तान में घुस के लगाया। अरे किसने कहा? इरशाद भाई नाम तो लीजिए, किसने कहा? देखें, पहले मुझे पूरा सुनेंगे। मैं पूरा सुनूंगा सर, बताऊंगा। मैं कमिट कर रहा हूं, पूरा सुनूंगा, लेकिन मुझे नाम तो बता दीजिए किसने कहा। आपके जो साबिक जनरल, रिटायर्ड जनरल है, मुझे नाम लीजिए भाई। इस वक्त 2 रोज पहले की बात है। अरे तो नाम लीजिए ना। पहले की बात है कि उन्होंने बरमला कहा कि हिंदुस्तान को अब जंग नहीं कर सकता हिंदुस्तान। अरे किस जनरल ने कहा? नाम तो लीजिए। पाकिस्तान ने अपनी ताकत भी दिखाई, अपना सिंदूर आकर के हिंदुस्तान में भी लगाया। तो देखें, अकल के नाखून लीजिए, होश में आइए, जंगो जदल की बातें छोड़िए, अमन शांति की बात कीजिए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप जंग लड़ सकें। अब आपके हिंदुस्तान में एक ऐसी तहरीकें चलेंगी कि हिंदुस्तान को खुद से समझ आएगी कि हम सोएंगे कैसे और जागेंगे कैसे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम आपकी तरफ फिर मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं। हम मुसलसल आपको कह रहे हैं कि आप अपनी सोच से बाज आ जाइए। अरे भाई, मैं माथुर सर को ला रहा हूं। सुनिए इरशाद भाई, सुनिए, मोहब्बत का हाथ तो हिंदुस्तान ने बढ़ाया जो आपने बार बार पीठ में छुरा घोंपा। माथुर सर ये कह रहे हैं किसी जनरल ने कहा, तो मैं कह रहा हूं नाम बता दीजिए, तो नाम नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, मुझे उनका नाम, आपके जनरल आप सर्च कीजिए। मुझे सुनिए अनुज माथुर को सुनिए। देखिए राकेश, आप देखिए ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप, इनका ये इतिहास रहा है कि अपनी जो नाकामयाबियां हैं, जो अपनी फेलियर्स हैं, उसको इस प्रकार के नैरेटिव के चारों तरफ बढ़ाते हैं। और एक मिनट इरशाद अहमद खान साहब, पूरी दुनिया ने देखा, आपके पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से हर वॉर में मार पड़ी है और अभी भी मार पड़ी है। और एक मिनट शांति रखो यार। जब आप बोल रहे थे मैं कुछ कह रहा था। आप एक पॉलिटिशियन है, मैं जानता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको झूठ बोलने की और अपनी नाकामयाबियों को इस प्रकार के नैरेटिव के चारों तरफ बना करके छुपाने की आदत पड़ चुकी है। आप याद कर लें 7 तारीख से 10 तारीख तक क्या हुआ था।
आप ये याद कर लें कि कैसे अमेरिका के जो जो न्यूक्लियर उसका जो स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट है वो आपके इस्लामाबाद में आकर के उतरा था। आप ये भी याद कर लें कि कैसे आपने आनंद फानंद में वहां से इजिप्ट से कुछ मंगाया था जो कि न्यूक्लियर। एक मिनट प्लीज शांत रहें, आपको बोलने का मौका मिला है, आप बकवास अपनी कर चुके हैं और जितने झूठ बोल सकते हैं बोल चुके हैं। कोई जनरल किसी जनरल ने नहीं कहा एहतराम करते हैं बड़ों का। इरशाद भाई सुनिए ना, अगर एहतराम बड़े अच्छे से बातचीत शुरू हुई है, आप एहतराम करते हैं तो उनका सुनिए। काउंटर करना है तो बेशक कोई भी काउंटर कर ले, लेकिन एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाए। आपके यहाँ के दो लोग भी मेजर नदीम और मशरकी साहब शांति से बैठे हुए हैं, तो मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत की तो कम से कम इतना डिसिप्लिन रखिए कि दूसरों को सुनिए, फिर आपकी बारी आएगी। काउंटर बीच में कुछ करना है, एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाइए तो रुक जाइए। सुनिए, 1 मिनट का समय दे दीजिए कि किस लड़ाई में कब इन्होंने किससे क्या कहां बढ़त हासिल करी, ये बता दें। इनका कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये पूरा का पूरा इतिहास इनके सामने रखा हुआ है। कारगिल में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 43 में क्या हुआ। आप उसको छोड़ दें, अब ये कहेंगे कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको आप छोड़ दीजिए। मैं तो आपको इस ऑपरेशन सिंदूर के जो वाकये हुए हैं वो बता रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर से 1 मिनट बताइए क्या हुआ सिंदूर में। आप सच बिल्कुल ऐसी बात। 11 हवाई अड्डे जिसमें नूर खान शामिल है। क्यों उससे 11 हवाई अड्डे, क्यों कहा 11 हवाई अड्डे जिसमें नूर खान कहाँ गुम हो गए। अरे एक बात नजर नहीं आए सिंदूर के बात सुने, एक बात। 11 हवाई अड्डे 9 पूरी दुनिया आपकी जो जनाजों की लाइन लगी थी ना इरशाद अहमद साहब, जो जनाजों की लाइन लगी थी जहां आपके सारे पॉलिटिशियंस और फौजी पहुंचे हुए थे, उसको याद कर लें, उसको याद कर लें। और आप दी जा रही है अगर आप याद कर लें, पाकिस्तान में लैंड कर रही है। क्यों पाकिस्तान अभी आपको उसने उसी ट्रंप ने उस पाकिस्तान को उसी ट्रंप ने एक मिनट बोलने का मौका देंगे आप चुप, आप प्लीज आप दूसरे की बात सुनने की भी कुव्वत रखें। प्लीज बारी बारी से मैं किसी के लिए मैं कह रहा हूं, यहां से भी कोई बार बार इंटरप्ट करेगा तो मैं उसके बीच में आऊंगा। तो प्लीज बारी से मेरी रिक्वेस्ट है, बारी से इतना ज्यादा काउंटर नहीं चलता है भाई, वो किसी की ओर से। अमेरिका ने डंप कर दिया कुछ देर पहले कि मैंने पाकिस्तान पर एहसान किया है। पाकिस्तान की बात सुन के ये बात आप पाकिस्तान कहां पर है वो आप भी जानते हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान क्या कर रहा है वो भी आप जानते हैं। पाकिस्तान का बलोचिस्तान में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं। और पाकिस्तान का 47 से लेकर के 2025 तक क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। और आपके जिस प्रकार के आपकी जो 93,000 लोग गए थे, फिर वो कहेंगे कि पुरानी बात है, लेकिन ये सब बातें आपको मालूम है क्लियरली। राकेश, इस ऑपरेशन सिंदूर से क्लियरली सुप्रीमसी इन 4-5 फील्ड्स में भारत की निकल करके सामने आई है। और उनको जिस तरीके का मार लगी है ये जानते हैं। सैनिक से अपने सैनिकों से जाके पूछ लें, क्योंकि जो लड़ता है उसको पता होता है कौन जीता है कौन हारा है, ये भी जानते हैं। और इस प्रकार के नैरेटिव से अपनी नाकामी भी को छुपा नहीं सकते, ये भी आप गारंटी लिख लें। और टाइम अगर आएगा तो आप ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनिए ना इरशाद भाई, फखर यूसुफ जी, किसी ने नहीं कहा कि जाकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ लो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, और जंग कोई लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर एक कार्यक्रम था मानेकशॉ सेंटर में, और वहां पर अरे रुक जाइए इरशाद भाई, नहीं अच्छा लगता है। लड़ नहीं सकते हैं इसका, रुक जाइए। नहीं लड़ नहीं सकते हैं। लड़ तो ऐसे सकते हैं कि जाकर ग्लोब देखिए मिस्टर इरशाद, ग्लोब में 2 मुल्क हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। किसने बांग्लादेश लड़कर क्या बना दिया तो वो छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान कैसे लड़ सकता है जाकर लाहौर में अभी भी गूगल कर लीजिए, भारतीय सैनिकों की तस्वीर लाहौर तक दिखाई देगी। तो वो छोड़ दीजिए सर, ये पाकिस्तान सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं है। वो आपके यहाँ का कोई मेहमान बता देगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान ने किया, तो कैसे हिंदुस्तान लड़ सकता है? छोड़ दीजिए। आमतौर पर दुनिया, सुनिए सर, आप भी ये कहते हैं कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान भी कहता है कहने के लिए कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, कहते हैं ना भाई, लेकिन फिर पीछे 7 अंकी भेजते रहते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं आप। तो रुक जाइए, सुनिए। तो उस कार्यक्रम में फखर यूसुफ जई, सिंपल सा एक सवाल था पाकिस्तान को लेकर, और ऑपरेशन सिंदूर पर कार्यक्रम था, तो जाहिर सी बात है चर्चा होती मानेकशॉ सेंटर में। उस पर उपेंद्र द्विवेदी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई पाकिस्तान तय करे कि भूगोल इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या नहीं। और इसका तो प्रूफ आमिर हमजा ने दिया। लश्कर का आतंकी है, पिछले 1 महीने पहले अटैक हुआ था, मारा गया, बाल बाल बचा। किसने मारा था पता नहीं, आप लोग पता ही नहीं कर पाए अभी तक।
अज्ञात बंदूकधारी, अननोन गनमैन, कौन सा धुरंधर आ गया, खैर इन सब की बात, लेकिन इस बात से इतनी खलबली क्यों है? देखिए, जहां तक बात है जनरल उपेंद्रा साहब का एक इंटरव्यू जो क्लिप जिसके ऊपर आपका ये शो है, मेरे ख्याल में कोई किसी को नहीं मिटा सकता। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में हुआ तो कुछ इस्लामाबाद में बैठे हुए दानिश्वर और लाहौर और कराची में उन्होंने कहा जी खत्म कर दें, हम तो वैसे ही न्यूक्लियर पावर है, तो अफगानिस्तान की क्या औकात है कि हम मतलब हमारे सामने आके और यहाँ पे आके टेररिस्ट भेजता है, टीटीपी को सपोर्ट करता है। सेम लाइक दैट पाकिस्तान है। पाकिस्तान बिल्कुल 1971 में इंडिया ने ही बांग्लादेश का साथ देकर और पाकिस्तान को दो टुकड़े करवाया। लेकिन अगर उसके ऊपर बात की जाए मतलब इंटरनेशनल लॉज की और इन सारी चीजों की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंडिया के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो उस पर प्राउड फील करे कि जी हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने दो टुकड़े किया। कल को पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट कर ले, कल को पाकिस्तान इंडियन साइड की कश्मीर को सपोर्ट कर ले, जो नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुने पहले, लेकिन कर तो रहा ही है, हमारे वाले सुने हुआ ना, हमारे वाले खड़े होके अभी वो मई में ही उनका कोई बहुत बड़ी तकरीबें यहाँ तकरीबात चल रही थी इस्लामाबाद के अंदर। हालांकि उस दिन बनू में 20-25 पुलिस वालों को मारा गया था टीटीपी के सुसाइड अटैक में, लेकिन यहाँ पे जश्न था इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो यहाँ वाले भी कह रहे थे कि जी हम तो बता रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दी कि धमकियां चमकियां ना दे दोनों एक दूसरे को। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो पिछले साल क्यों सीज फायर दोनों ने करवाए ना, करवाते ना। अब आज वाले ये कह रहे कि नहीं जी ट्रंप ने उनको कह दिया तो वो उन्होंने बंद कर दिया, वो कह रहे कि नहीं जी ट्रंप ने इनको कह दिया और इनकी रिक्वेस्ट पे आए थे। तो भाई साहब अगर आप लोगों दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, अगर दोनों के मसल्स इतने स्ट्रांग है और उनको पता है कि यार हम लड़ सकते हैं, तो कम से कम 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तो लड़ते ना मानते सीज फायर। ट्रंप को ना जो सीज फायर करवाया था, वो तो खुद भी ईरान के साथ 45 रोजा जंग उन्होंने लड़ी। गजा और लेबनान के अंदर इजराइल आज भी अटैक करता है, तो किसने रोका उनको? तो क्यों रुके ये दोनों? लेकिन तो फखर भाई एक बात बताइए, ईमानदारी से बात बताइए, अगर आमने सामने की लड़ाई होती है कौन भारी है? देखिए, आपका हमारा $12 बिलियन के करीब हम स्पेंडिंग्स करते हैं, आप $90+ बिलियन की स्पेंडिंग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें तो कोई भी शायद हमारे भी फौज वाला हालांकि बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने भी बोला कि अगर मैं कहूं कि नहीं जी वो नहीं है हमसे ज्यादा तो ये गलत होगा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा, एयरफोर्स के लोगों ने कहा कि हमसे भाई ज्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज है, वो आपके पास है सर, उससे हम इनकार कभी नहीं करते, ना पहले करते थे, ना आज करते हो, ना कल करेंगे आने वाले कल में। लेकिन इसका ये मतलब कतन नहीं है कि अगर हमारे पास अफगानिस्तान के मुकाबले में ताकत ज्यादा है या हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान के पास ताकत ज्यादा है तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े और हम अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े। ये गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है, नुकसान इसका होगा और दोनों साइड पे होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान का नुकसान होगा और इंडिया कहेगा नहीं हमारा तो नुकसान हो ही नहीं रहा। ना S-400 काम आता है, आपका अमेरिकन जो पैट्रियट था उसने क्या मिडिल ईस्ट को बचाया ईरान की क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइल से? नहीं बचाया ना, इजराइल तक को नहीं बचा पाए। तो इसलिए ये बातें करनी ये गलत है मेरे ख्याल में। नहीं बिल्कुल गलत है। मैं तो कह ही रहा हूं कि जंग तो कोई भी कभी किसी के हित में नहीं होती है मशरकी साहब, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में जंग हो, अमेरिका ईरान की जंग हो या फिर उधर रशिया यूक्रेन की जंग हो या हम आपस में लड़ भिड़ बैठे, जंग किसी के हित में नहीं होती है। लेकिन कोर ऑफ द पॉइंट क्या है? कोर ये है कि भाई टेरर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब टेररिस्तान कौन है, मैं फिर इस बात का जिक्र कर रहा हूं, शायद मशरकी साहब आप ज्यादा वाकिफ होंगे, आमिर हमजा नाम से जो लश्कर तैयबा का है, जिसके ऊपर कुछ दिन पहले हमला भी हुआ था, 1 महीने पहले टीवी स्टेशन के बाहर आपके कोई बड़े पत्रकार भी उस गाड़ी में थे जहां पर वो अटैक हुआ था। वो ये कह रहा है कि मैं तो पीओके में टेरर कैंप में था। बाइट उसकी चलाने जरा स्क्रीन पर भी रख दीजिएगा, ये देखिए उसकी बाइट है, आपके पाकिस्तान में ये कार्यक्रम है कि मैं तो पीओके के उस टेरर कैंप में था और वहां पर मिसाइलें गिरी और अल्लाह ने मुझे बचा लिया, ये वो कह रहा है सर। तो ऐसे जब तक ये आमिर हमजा लोग रहेंगे वो कहेंगे कि जाके लड़ो, वो लड़ाई की स्थिति पैदा करेंगे। तो ये तो तय आपको करना है कि ये भूगोल बने रहना है या क्या करना है। देखिए राकेश,
बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है आपके आर्मी चीफ का। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर हम बात करें कि जियोग्राफी में कौन रहेगा और इतिहास में कौन रहेगा, तो आज 1 साल हो गया आपके नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए, हाँ। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज खुद इंडिया इतिहास में चला गया है ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आज इंडिया दुनिया में अकेला है और पाकिस्तान का हर जगह नाम लिया जा रहा हाँ। है। दूसरी बात ये है कि अगली बात भी आप सुन लें कि जो बात होती है हकीकत की वो ये है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सेलिब्रेट किया गया, और आपके वजीर आजम और आपकी गवर्नमेंट ने इस दिन को गुजारा कि हर हालत में ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है उसका कोई नाम ना ले, क्योंकि देखें फातेह जो होता है, विक्टोरियस जो होता है, वो सेलिब्रेट करता है। हम पाकिस्तानी आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपको हराने के बाद पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आ रहा हूं सर, आ और रहा हूं। दूसरी तरफ एक बार बोल आपके लेने दीजिए मशरकी जी को, जो बोल हैं, लेने दीजिए। थैंक यू। आपके जो आर्मी चीफ हैं उनके इस बयान से एक हारे हुए खिलाड़ी, हारे हुए शिकस्त खाए हुए फौजी की आवाज मुझे महसूस हुई है कहने में, और उसके कहने के अंदाज के कॉन्फिडेंस से मुझे पता चल गया कि वो एक डरा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो ये बात कर रहा है। हकीकत इसमें ये है कि वो जब इंडिया इतिहास का हिस्सा बन गया, इंडिया इतिहास में चला गया है। मैं आपको सच बता बोलिए सर, बोलिए बोलिए। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। डरा हुआ बयान क्या होता है? जो बयान डरा हुआ वो होता है जो कि इनके असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया तबाह करके डाउन कर देंगे। इसका एक मिनट हामिद साहब, डॉक्टर हामिद प्लीज, इसका मतलब वो उसको पता है कि भारत पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर सकता है। एक बार कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। इस वजह से उसकी जो घबराहट थी उन्होंने कहा कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। अभी अकबर साहब ने राकेश, डरा हुआ स्टेटमेंट वो हुआ करता है। एक मिनट भारत के चीफ ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा होगा अगर आपने अपनी हालात को सुधारा नहीं। ये होती है विक्टोरिया जनरल ठीक है, 30 सेकंड और मशरकी साहब, 30 सेकंड और, फिर मैं दिनेश नैन जी और मेजर नदीम आपके पास आता हूं। जी थैंक यू। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया की जो ताकत है हमसे 6 गुना ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती और इंडिया की हार्ड लक ये है कि उसके पास वो जज्बा नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो यूनाइटेड नहीं है वो जज्बा मेरे पास है। मैं अकट से लड़ता हूं, मैं कौम पूरी खड़ी होती है। अब सुनिए, ठीक है मशरकी साहब मैं आता हूं। अब सुनिए एक बात जो आप कह रहे थे सर, हिंदुस्तान कितना अलग थलग पड़ गया है, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, फिर मैं दिनेश नैन जी के पास जाता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री, सुनिए सर, सुन लीजिए मशरकी साहब, सुन लीजिए। मेरी आदत है, मैं थोड़ा बहुत आंकड़ा लेकर ही आता हूं। हमारे प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं। 2 देश हो गए, यूएई से उन्होंने शुरुआत किया, 4-5 घंटे का सिर्फ दौरा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अपने खर्चे पर यूएई सहमत हुआ है कि भारत के लिए 30 मिलियन बैरल, 30 मिलियन है बिलियन है, दिनेश नैन जी आप बताइएगा, इतने बैरल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने यहां रखेगा भारत के लिए। ये एक सहमत है। तो आप छोड़ दीजिए सारे, आपका मुमालिक है ना, आपका मुमालिक है। दिनेश नैन, ये आंकड़ा जरा इनको और समझाइए कि इसके मायने क्या होते हैं, जो कह रहे थे कि अलग थलग पड़ गया हिंदुस्तान। राकेश, मैं आपको बता, देखिए राकेश, आ रहा हूं मशरकी साहब, 2 मेहमान और बाकी है, फिर मैं आ जाऊंगा, रुक जाइए। हाँ राकेश जी, जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन अभी एक एक करके मशरकी साहब स्किप रूट मत तलाशिए, मैं आ जाऊंगा इस पर भी। स्किप रूट मत तलाशिए, एक आंकड़ा आपको यूएई का दिया, आपका मुमालिक है ना, अपने खर्चे पर भारत के लिए पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो इसका मतलब समझिए दिनेश नैन जी, फिर मैं मेजर नदीम आ रहा हूं, रुक जाइए। देखिए राकेश, और जो आप सवाल कर रहे थे वो 30 मिलियन बैरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज ये एक पाइपलाइन जो है वो हॉर्मोज के खिलाफ, जो हॉर्मोज में अभी सिचुएशन बन रही है, उससे अलग एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिससे कि हॉर्मोज बिल्कुल बाईपास हो जाएगा, और जितना भी तेल है, चाहे वो कुवैत का हो, चाहे वो बाकी जो गल्फ ये कोऑपरेटिव काउंसिल है,
इनके जितने भी देश हैं इनका तेल हो, वो तेल हमारे अरेबियन सी की तरफ में आ जाएगा, तो उससे फिर ये जो ईरान की तरफ से खतरा बढ़ता है वो नहीं होने का। वैसे भी देखिए, हम ईरान जो सऊदी अरब है उसने तो ईस्ट वेस्ट एक पाइपलाइन बिछाई रखा है और वो रेड सी के माध्यम से उसको यूरोपियन देशों की तरफ वो उसको भेज भी रहा है। अब मैं हामिद साहब की बात पे आता हूं। हामिद साहब का जज्बा, हामिद साहब का बहुत जज्बा है आतंकवादी पैदा करने। इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस्लाम का नाम लेकर के, कश्मीर का नहीं, ये इनका जज्बा ऐसा है कि इतने अच्छे धर्म को जो कि इस्लाम है उसको इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, और उस फायदे को इस्तेमाल करते हुए ये भी नहीं देखा कि किस बेगैरत तरीके से खुद मुसलमानों के साथ में जुल्म करते हैं। आज बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम्स हैं, वहां पे इनका क्या चल रहा है, बीएलए इनका क्या हाल बना रही है। अभी बताया गया यूसुफ साहब द्वारा कि 20 से 21 के करीब लोग इकट्ठे इनके सैनिक जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी ने उड़ा दी। मैं फिर आता हूं मेजर नदीम, ये जज्बा है तो जज्बा मुल्क को आगे बढ़ाने में लगाइए भाई। ये सारा जज्बा आतंकी पैदा करने में क्यों लगाते हैं? ये सारा जज्बा आमिर हमजा जैसों को पैदा करने में क्यों लगाते हैं? ये सारा जज्बा लादेन जैसे लोगों को छिपाने में क्यों लगाते हैं? हाफिज सईद को छिपाने में क्यों लगाते हैं? मैं बताता हूं। अब दूसरा सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा ये सर दिनेश को शायद पता नहीं चला कि उनकी बोलती बंद हो चुकी है, वो बोले जा रहे हैं। नेटवर्क बंद हुआ है, बोलती नहीं है। नेटवर्क में दिक्कत है, मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, नेटवर्क में दिक्कत है। किसकी बंद है ये सबको पता है। हो गई तो ये तो बात ये है कि ये जज्बा ही है जिसकी वजह से ये जो आपके चीफ ऑफ गिदड़ स्टाफ जो हैं और ये इनकी गिदड़ भपकियां हैं जो ये हमेशा देते रहे, और मैंने हमेशा चैनल पे कहा है। अब सुनिए ना, फ्यूचर टेस्ट पे बात करनी है, आपकी यही दिक्कत है। एक सामान्य सा सवाल पूछा, आप यहाँ अपने जंग हारने पर फील्ड मार्शल को आपके यहाँ के लोग ही फील्ड मार्शल कहते हैं, तो सामान्य तरीके से बात रखिए। ये जज्बा आपने पहली लाइन में दिखा दिया है मेजर नदीम, पहली लाइन में आपने अपना जज्बा दिखा दिया कि आपका जज्बा कितना जोरदार है। हमारे यहाँ इसको मुहावरे में गिदड़ भक्किया कहते हैं, जो फ्यूचर टेंस से बात करें, जो करने वाले होते हैं वो करके दिखाते हैं। तो कर ही दिया 71 में भाई, आप कैसे करते हैं? ये सारी पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल प्रोजेक्शन के लिए है। इन्हीं के जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे एम निर्माण साहब, उनकी किताब पढ़ लें, ठीक है, जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो कहते हैं कि इंडियन लीडरशिप में तो इतनी जो है वो हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर कोई डिसीजन दे सके कि सामने से टैंक आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि 80 गज पर रह गया, मुझे बताएं मैं इसको उड़ाऊं नहीं उड़ाऊं। ठीक, हमारे 20 बंदे मर गए, कुछ करूं तो ये इंडिया आधी पढ़ते हैं क्या मेजर नदीम? अगर किताब एक तो अलबत्ता सुनिए, एक लाइन है अलबत्ता किताब, एक मिनट रुकिए दिनेश नैन सर, अलबत्ता वो किताब तो पब्लिश नहीं हुई है। अब मान लीजिए कहीं से इन्होंने अनपब्लिश्ड वर्जन अगर पढ़ भी लिया है तो थोड़ा सा 4 लाइन आगे का भी पढ़ लेते, जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से यह कहा गया था कि जो करना है कर लो, उड़ाना है तो उड़ा दो टैंक। वो वाली लाइन मेजर नदीम ने नहीं पढ़ी, 2 टुकड़े करने हैं कर दो, वो लाइन नहीं पढ़ी। यू आर राइट राकेश, मेजर नदीम, आई एम ऑलवेज राइट, हिंदुस्तान इज ऑलवेज राइट मेजर नदीम। मैं बिजी हूँ, लगा के सो रहा हूँ, आपने जो करना है कर लो भाई, ठीक है, खुद ही फैसला करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे तो छोड़ दिया भाई का मसला है यार। अरे अभी मुझे किसी ने कहा यार कमाल के सैनिक है ये लोग, की बात करते कभी घड़ियां दिखाते हैं। नहीं एक बात और है दिनेश नैन सर, एक बात और है मेजर नदीम, एक मिनट दिनेश नैन सर, मेजर नदीम सुनिए ना भाई, एक तो मुझे नहीं पता था कि आप शो में वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि आप शो में इस तरीके से भी आते हैं, पहले बता दिए होते। दूसरी बातचीत है कि आपके यहाँ तो मैंने सुना है कि ये सब अलाउड ही नहीं है भाई, 50 साल तक बेचना बंद था, इतनी माली हालत खराब हुई कि अब तो लिकर का एक्सपोर्ट शुरू हो गया पाकिस्तान में। तो छोड़ दीजिए सर, वो छोड़ दीजिए, जवाब सुनिए दिनेश नैन से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं राकेश, आप मेजर नदीम को देखिए, एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर बोलते हैं अपने आप को, और मेरा एक नेट खराब होने से बोलते हैं मेरी हालत खस्ता हो गई। इनके दिमाग में यही है, ये जो है ना, जो हमीद कह रहा था फैक्ट, ये फैक्ट को नहीं पहचानना चाहते। इनको नहीं पता कि इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। अभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यहाँ पे मैं गीदड़ धमकियां नहीं दे रहा हूँ, टीटीपी आपको धमका रहा है, मार रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो चुपचाप बात कर रहा हूँ। नदीम पहले टीटीपी को देख लो, टीटीपी, अभी अफगानिस्तान के तालिबान भी बैठा है,
हमारे जो चीफ ने बोला है उसको समझने की कोशिश करो। आप अहमकाना बातें करनी बंद करो। उन्होंने कहा है कि ये टाइम है, अगर पाकिस्तान ने वापिस से पाकिस्तान ने आतंकी बनने की कोशिश की, तो जो हालात हैं आपके, वैसे भी नदीम मैं बोल लूं, मेरे नेटवर्क जाने में तो आप बहुत बोले होंगे, मेरे को भी बोल लेने दो। तो मैं ये बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा छोड़ो, आपके लोगों ने, आपके आसिम मुनीर ने तो सभी सूबों को 12 सूबों में बांट दिया है अभी। नहीं, ये तो खुद ही 24 बता रहे हैं कि 24 सूबे बन जाएंगे। मेजर नदीम, अच्छी बात है, आप इसी तरीके से फखर यूसुफ जाई, ये इसी तरीके से हल्के मूड में बैठते हैं क्या मेजर नदीम? हमने इंडिया के 28 टुकड़े करने, देखिए 47 में हमने इंडिया का नाम लेना बंद कर दो आप नदीम साहब। इंडिया के ऐसी हालत में हो नदीम कि आपके मुंह पे थप्पड़ मारता है बलूचिस्तान, पिछवाड़े में मारता है टीटीपी, और आपके बाल पकड़े हुए हैं अफगानिस्तान ने। नहीं ठीक है, सपने देखने दीजिए, कम से कम मेजर नदीम को दिन में सपने देखने का हक है, दिन में सपने देखने का हक है। मेजर नदीम देखते रहिए, लेकिन फखर भाई ये इसी तरीके से हल्के होकर बैठते हैं क्या शो में? मेजर नदीम, हाँ सर, उपिंद्रा जो है ना, एक सूबे के वजीरा, एक मुल्क के रुकिए मेजर रुक जाइए मेजर नदीम रुक जाइए, होल्ड ऑन। क्या है देखिए, इस वक्त जो असल इशू है ना, उससे मतलब हमारे यहाँ अभी उस पे हम नहीं जा रहे होते। इस वक्त मसले और हैं, ठीक है। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि टीटीपी, बिल्कुल टीटीपी एक जेन्युइन इशू है पाकिस्तान का, और परसों रात उन्होंने बाजवड़ में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया है। पूरी गाड़ियां आजकल वो बारूद से भरी हुई वो लेके आते हैं और मुख्तलिफ एरियाज में उसको ब्लास्ट करते हैं। तो एक जेन्युइन इशू है, अगर उसको देखा जाए। बिल्कुल इंडिया के साथ देखिए, जंग जो है ना वो और तरह की होती है, लेकिन ये वाली जो जंग है ना, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इसलिए फोकस इस पे होना चाहिए। जहां तक बात है कि जी उन्होंने ये धमकी दे दी, हमने उसके जवाब में ये दे दिया, तो ये कि जंग लास्ट ईयर भी हुई, चले 4 रोज के बाद 88 आवर्स के बाद नॉर्मल सी होगी। नॉर्मल सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब फिर जंग तो नहीं हो रही, ठीक है, बात भी नहीं हो रही। अब ये भी आरएसएस ने कह दिया, जनरल नरवाने साहब का इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि उसमें वो कह रहे थे कि जी बात होनी चाहिए। तो ठीक है, पाकिस्तान को इस वक्त जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा है। मैं आपको बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जी मैं इंडियन चैनल पे ये बैठ के बात कर रहा हूँ, जेन्युइनली है। हमारे डेट्स जो है 97 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं इस वक्त, 97, और अगले महीने में वो 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। 1 लाख अरब रुपए हमारे ऊपर सिर्फ कर्जा चढ़ गया है। ठीक, देखिए उस पॉलिसीज को हटाने के लिए हमारे यहाँ बातें बहुत होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में हर चीज बहुत अच्छी होगी, वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस होंगी, होती हैं, हर किसी की होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है दैट इज जीटीपी, BLA, क्योंकि ये वाला बॉर्डर हमारा नहीं, ठीक बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो जज्बे की बात हो रही थी ना मशरकी साहब, वो जज्बा लगाना चाहिए। माफी के साथ समय थोड़ा सा कम है, वो जज्बा लगाइए कि ये 97 का जो ये बता रहे टारगेट, उसको खत्म कैसे किया जाए। वो जज्बा आमिर हमजा, लादेन जैसे लोगों पर मत खर्चा करिए, हाफिज सईद जैसे लोगों पर मत खर्चा करिए। इरशाद यहीं पर बैठकर हाफिज सईद को मौलाना अपना मानते हैं, वैसे लोगों पर जज्बा मत खर्चा करिए, बस इतनी सी बात है। और जज्बा खर्चा करेंगे तो फिर वही होगा जो 71 में हुआ था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।